वेलकम टू एजेंडा 360। हमें आज अंदलीब अब्बास साहिबा ज्वाइन कर रही हैं और अज़मा बुखारी साहिबा पीएमएल नून की तरफ से ज्वाइन कर रही हैं और हम बात करेंगे एपीसी से जो एजेंडा निकला है और जो आगे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की रेजिग्नेशन लेने के हवाले से डिमांड है और डिमांड ना पूरी होने पे एजिटेशन की जो पूरी मूवमेंट है जो जनवरी में जाके फिर इस्लामाबाद में एक फाइनल धरने में कल्मिनेट होगी और सेनेट इलेक्शन से पहले एक जो है गवर्नमेंट के चेंज और जनरल इलेक्शंस की तरफ बात को ले जाने की कोशिश होगी। तो ये कोशिश क्या कामयाब हो सकती है या नहीं, इस पे आज हम बात करेंगे। अज़मा बुखारी साहबा, आपसे मैं पहले शुरू करूंगा। एक तो जो इम्पेटस एकदम से मिला है एपीसी के बाद वो है कि जो JUIF के एक लीडर की तरफ से जो एक इंकशाफ आया नवाज शरीफ साहब को रोकने के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से ज्यादती होने के हवाले से, इसको क्या इम्पेटस बना के फिर आपका प्लान है आगे बढ़ने का? क्या ये एक कैटलिस्ट, एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है कि आप ये एक एम्बिशियस ड्राइव है, देखें मिड टर्म में हुकूमत को बरतरफ कर देना जबकि इस्टेब्लिशमेंट का साथ ना हो, ये पाकिस्तान में होता नहीं है। अगर हो तो फिर तो अलग बात है। धरने भी होना, जब इस्टेब्लिशमेंट का साथ था भी तो इमरान खान साहब शरीफ साहब की हुकूमत टॉपल धरनों से नहीं कर पाए थे। तो ये एक अपहिल टास्क है, एक एम्बिशियस आपका एम है, आप किस तरह अचीव कर पाएंगे इसको? बहुत शुक्रिया हैदर। देखिए, पहली तो बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब का खिताब था वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रहे हैं और ये पूरी सियासत का जो कारज़ार है इसके अंदर जो उन्होंने इतने साल गुजारे उसके ऊपर उन्होंने अपने तजर्बात की बुनियाद पर पाकिस्तान को इस वक्त जो एक नए एजेंडे की ज़रूरत है उसकी बात की है। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अब समझते हैं कि 1973 में एक दफ़ा आपको याद है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बैठकर जो है वो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो आज तक जो है वो चल रहा है। अब ज़रूरत है कि उस 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ़्रेश किया जाए और देखा जाए, एक इंसाइट ली जाए कि इन इतने सालों के बाद भी हम कहाँ लैक कर रहे हैं और क्या तमाम जो गाइडलाइंस और जो पॉलिसीज़ जो है जो कायदे आज़म के पहले ख़िताब से लेकर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन तक चलती हैं, क्या हम उसको फॉलो कर पाए? क्या तमाम इदारे अपने अपनी काम कर रहे हैं? क्या सियासत उसी तरह हो रही है जैसे होनी चाहिए? और क्या पॉलिटिकल जो सिस्टम है पाकिस्तान का वो इतना फ्रेजाइल क्यों है? और ये हर चंद साल बाद जो है वो एक चोर डाकू और करप्शन का एक नैरेटिव लेकर जो है वो मार कारवाई करने की कोशिश की जाती है जिसमें बाद में फिर कुछ साबित भी नहीं हो पाता और वो उससे कुछ भी डिराइव नहीं होता। सो इसलिए हम समझते हैं कि अब ऐसा ही होता है। बात आपकी मान ली, तो अब कैसे रोकेंगे इसको होने से? देखिए, हम ये मुल्क जो है वो अवाम के लिए बना है और अवाम ही इसके मालिक हैं और इस जो अवाम चाहते हैं इस मुल्क में वो होना चाहिए। क्या अवाम ये चाहते हैं जिस तरह से पिछले 3 दिन के अंदर बिजली की कीमत बढ़ाई गई है, अद्वियात की कीमत में इजाफा हुआ है, महंगाई का एक बॉम्बशेल है जो इस पाकिस्तान के ऊपर गिरा है, कहाँ है वो इस्लाहात? कहाँ है वो नया पाकिस्तान? और अगर ये है वो नया पाकिस्तान तो आई एम सॉरी, इस नए पाकिस्तान को कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हमने जो चार्टर बनाया है उसके ऊपर एक एक जो शिक है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने की हम जो है वो पूरी कोशिश करेंगे और आइंदा 1-2 दिन के अंदर आपको जो है मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स जो है रेबर कमेटी अपना काम कर रही है, मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स मिलेंगी कि हम इस चार्टर को आगे ले जाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाई जाएंगी, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो की जाएंगी और उससे लाहेमल से हम इंशाल्लाह मीडिया को आगाह करेंगे। ये एक लंबा माइलस्टोन है लेकिन कभी ना कभी तो यह करना है। बहुत हुआ, 72 साल बहुत होते हैं एक मुल्क को जो है वो अपनी डायरेक्शन सेट करने के लिए। जो पहले हुआ उसमें बहुत सारी गलतियां सियासतदानों की भी हैं, बहुत सारे और लोगों ने भी अपनी हदूद से तजावुज़ किया जो शायद अब तक चल रहा है। सो अब इसको कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना है ना, कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना होगा और इसमें कोई कन्फ्रंटेशन वाली बात नहीं है। इसमें वो नवाज शरीफ साहब के पूरी तकरीर का जो अहाता है वो यही है कि जो आईने पाकिस्तान कहता है,
जो उसने तमाम इदारों की हदूद और कयूद मुकर्रर की है उसके अंदर काम होगा। अब ये जो एनक्रोच करना और आपने जो है वो बहुत दूसरे की आसानी जगह से पे घुसने की कोशिश आपने करना, ये बहुत नहीं चलेगा। आसानी से ये कह दिया, आपने बहुत आसानी से ये कह दिया कि कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, और ये भी साथ साथ कहा कि 72 साल से जो होता है उसको आप तब्दील करने निकली हैं और कह रही हैं कि कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। तो शायद आप फिर ये कह रही हैं कि इंस्टीट्यूशन से नहीं है कॉन्फ्रंटेशन, लेकिन एक सोच से तो है ना। देखिए, मैं कॉन्फ्रंटेशन को जो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ वो ये है कि हमको यहाँ पर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए जो है वो हमारा कोई वो मकसद नहीं है किसी से लड़ाई झगड़ा करना। हमें तमाम लोगों को बैठकर, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर इस मुल्क के अंदर वंस फॉर ऑल तय करना चाहिए। ये बात आपको याद है, ये मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ औकात में होती रहती है कि और ये पिछले 3-4 साल में तो बहुत हुई कि बैठकर बात करें और तय करें कि आखिर इस मुल्क को आगे कैसे ले जाना है। क्योंकि हमने एक्सपीरियंस करके देख लिया कि जो 73 का आइन कहता था उस पर अमल नहीं होता, उस पर अमल नहीं हुआ है। और हमें इसके ऊपर अगर तो बैठ के बात होगी बहुत अच्छा होगा, कोई राह निकल आएगी। और अगर बैठ के बात नहीं होगी तो फिर मॉब के हवाले तो मुल्क को करना बहुत खतरनाक होगा ना। ये तो सबको सोचना पड़ेगा, खाली हमारा काम तो नहीं है। लेकिन आपका फिर ये कहना है कि कोई ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन हो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि जिस तरह से ये जमहूरियत डिरेल होती आई है, तो आइंदा किस तरह से इंस्टीट्यूशन ने जमहूरियत के साथ चलना है और जो पहले हुआ उसको किस तरह से आइंदा के लिए असरअंदाज नहीं होने देना। जिस तरह की ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की आप बात कर रही हैं वो तो नजर होती इसलिए भी अब नजर नहीं आ रही क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने तो ये बड़ा क्लियर कर दिया है कि मुलाकातें भी अब नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल एक विंडो जरूर छोड़िए कि नेशनल सिक्योरिटी या जिस तरह की आप बात करिए, अगर इस तरह की कोई डिस्कशन है तो वो मियां साहब के भी मुताबिक हो सकती है, तरीकाकार फॉलो करते हुए, डिस्क्लोज करते हुए। तो अंजलीब साहिबा, आप समझती हैं कि अज़मा बुखारी साहिबा का जो मैं सिर्फ इसमें आखिरी आपकी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सारी दुनिया में मुलाकातें होती हैं, अमेरिका में भी होती हैं, इंडिया में भी होती हैं, जहां पर मार्शल लॉ नहीं आते वहां पर भी होती हैं। सो वो मामलात अलहदा है और उसके ऊपर बैठने में यकीनन कोई आर नहीं होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन उसकी मुलाकातों के खुद मानी बनाए जाए, इनको सियासी मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल हो, वो मुनासिब नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है अंजलीब साहिबा, आप किस तरह देखती हैं? इनकी तजवीज़ ये है कि जिस तरह से जमहूरियत पाकिस्तान में जो एक हिस्ट्री रही है, चेकर्ड हिस्ट्री रही है, तल्ख हिस्ट्री रही है, तो उसके लिए एक ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन टाइप की एक डायलॉग होना चाहिए स्टेक होल्डर्स का, जिसमें हुकूमत वक्त ऑब्वियसली फ्रंट एंड सेंटर होनी चाहिए। आप समझती हैं कि इस तरह की कोई तजवीज़ पे हम जा सकते हैं ताकि ये मूवमेंट्स और एजिटेशन से मामला हट के डायलॉग की तरफ आ सकें? देखिए, मैं इसको 3 तरीके से देखती हूँ। नंबर 1, तो अपोजिशन का हक है कि वो अपोज करें, अपोजिशन का हक है कि वो एहतजाज करें, अपोजिशन का काम है अपोज करना और अवाम के हकूक के लिए उठना। और अगर वो उसमें जलसे करने चाहते हैं या जुलूस या धरने देना चाहते हैं तो वो भी एक जमहूरी उनकी राइट है, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। और जब भी ये करना चाहे इनको करना चाहिए, बिकॉज ये बाय डेफिनेशन दे आर सपोज्ड टू डू दैट। दूसरी बात जो इसमें प्रॉब्लम आती है ना, वो ये है कि ये जो सारा कुछ होता है ये किस वक्त होता है? ये उस वक्त नहीं होता जब अवाम तड़प रही होती है, ये उस वक्त होता है जब इनके लीडर तड़प रहे होते हैं। अब जो नवाज शरीफ साहब की आपने कहा कब होता है? Sorry, मैं सुन नहीं सका। It was an attack on these, state upon state. ठीक है, उन्होंने ये माना कि जी हमेशा से मैनेज्ड इलेक्शंस हैं, which was a political confession. ठीक है ना, वो confessions of an economic hitman होते हैं ना, ये confessions of a political hitman थी। उन 3 दफा तो वो खुद मैनेज होके आए, ठीक है, 4 दफा पीपल्स पार्टी मैनेज होके आई, 7 दफा ये लोग मैनेज होके आए और उन्होंने ये अपनी तकरीर में कहा। अगर ये 7 दफा मैनेज होके आए हैं तो ये पार्टनर्स इन क्राइम रहे हैं। और पार्टनर्स इन क्राइम कैसे रहे हैं? बिकॉज तब राहुल हक ने इनको प्रमोट किया एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, देन एज ए चीफ मिनिस्टर। भुट्टो साहब को उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर रखा,
6 साल अयूब खान ने। अब जब इनको मसला कहाँ आया, मुशर्रफ भी इन्होंने मुशर्रफ के साथ भी डील की और ये बाहर चले गए। मसला आता है जब ये इंस्टीट्यूशंस इनका साथ नहीं देते और इंस्टीट्यूशंस में अदालतें भी हैं, फिर ये अटैक करते हैं। इन्होंने अदालतों पे फिजिकल अटैक किया हुआ है और अब ये जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, अटैक ही है ना। इंडिया के न्यूज़पेपर ने हेडलाइन थी कि नवाज शरीफ इन द ऑपोजिशन अटैक्स ऑन द इंस्टीट्यूशन, हमला कर रहे हैं। तो अब मसला ये कि 2 तरीके से, मैंने आपको कहा कि मेरी जो तीसरी बात है वो ये है कि पहले इन्होंने वो जो सर्टिफिकेट बेस थे हमसे निगोशिएट करने की कोशिश की। इन्होंने हमें 34 पॉइंट्स का वो दिया कि हमें एनआरओ आपको बंद कर दो, केसेस बंद हो जाएंगे। और एक एक केस उनके एक एक शिक के साथ मिल रहे थे और हमने उसको शेयर भी किया मीडिया के साथ। हमने इनकार कर दिया, हमारी तरफ से भी एनआरओ का इनकार हो गया। उसके बाद फिर एक हफ्ते में 2 मुलाकातें की इन्होंने, ये दारों के पास गए मोहम्मद जुबैर साहब, और वो उन्होंने बिल्कुल उनका सारा बयानिया सब तो वो छुप गए हैं, लेकिन पहले उन्होंने एयरवाई पे जाके कहा कि हाँ उनको पता था, फिर उन्होंने जियो पे आके कहा कि नहीं पता था, उसके बाद वो गए। तो हुआ ये कि जब वहां गए और ये बात उन्होंने एडमिट की है जो DGISPR की आई है कि टॉपिक जो मेन था वो था नवाज शरीफ और मरियम के केसेस, और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत डिटेल से उनको डिस्कस किया लेकिन मैंने उनसे रियायत नहीं मांगी। तो वो क्या करने गए थे, वो कोई मौसम का हाल वहाँ डिस्कस करने गए थे। फिर तो वो जब वहां से भी इनकार हो गया, क्योंकि ये DGISPR की स्टेटमेंट है जो कि जुबैर ने डिनाई की, तो उनको कहा गया कि आप DGISPR ने अंजलीब साहब ये नहीं कहा कि तो वो जब वहां भी एनआरओ जो है वो रिफ्यूज हो गया, तो अपने पास जिंदा रहने के लिए, अपने लीडरों को बचाने के लिए, करप्शन बचाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी तरह इंतशार फैलाएं। तो करें, जरूर करें। वी आर जैसे मैंने कहा कि उसको अगर इन्होंने अपनी राइट एक्सरसाइज करनी है जरूर करें, लेकिन मसला पता क्या है, जब आप लीडरों के लिए खड़े हो और अवाम के लिए ना खड़े हो तो अवाम आपके साथ नहीं आती। और ख्वाजा आसिफ तो माने, उन्होंने कहा हॉस्पिटल में गया नवाज शरीफ, 100 बंदा नहीं हमारे लिए इकट्ठा हुआ। तो ये सारी ये फैक्ट्स हैं, आपका टीवी हर चैनल 10 दफा दिखा चुके हैं। आई एम जस्ट पुटिंग इट इनटू पर्सपेक्टिव। सो जरूर करें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया था और उसमें करप्शन को मिटाना भी था। अब चार्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन कर ले, वो APC ऑल पार्टी डिस्ट्रक्शन या ऑल पार्टीज करप्शन जो भी है, क्योंकि ये करे बिल्कुल इन्होंने सही एक कहा कायद-ए-आज़म की पहली स्पीच 11 अगस्त 1947 को, जो पहली स्पीच है आप उसमें देखें, उन्होंने कहा इस पाकिस्तान को 3 चीजें तबाह, नंबर 1 करप्शन, नंबर 2 जॉबरी, नंबर 3 अकाउंटेबिलिटी। ये उनकी स्पीच पढ़ लें आप। तो ये जो है व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम ऑब्वियसली इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये वो केसेस हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर दबा दिए। से जवाब लेता हूँ, आप मुझे ये सिर्फ बता दें कि DGISPR ने ये कब कहा कि जुबैर साहब जो है वो केसेस की बात करने आए थे। उन्होंने ये जरूर कहा है कि बात हुई नवाज शरीफ और मरियम नवाज की। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो कोई गुंजाइश या कोई रियायत लेने आए थे या केसेस की बात करने आए थे। उन्होंने कहा कि बात हुई थी। तो शायद इसमें कुछ गुंजाइश फिर बनती है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई जो ऑब्जेक्शनेबल हो। जुबैर साहब ने खुद माना, जुबैर साहब ने खुद माना। उन्होंने, आप उठा के देख ले, उन्होंने कहा जी मैंने पूरे केसेस डिस्कस किए, एक एक शिक मैंने डिटेल से डिस्कस की। आप उठा के देख ले उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज, ये जुबैर साहब ने माना। मैंने ये वाला नहीं लगा। चले मैं भी आप निशानदेही कर सकती हैं। अज़मा साहिबा देखें, 2-3 चीजें अंदलीब साहिबा कह रही हैं एहतजाज आप करें, आप धरने करें, लेकिन उनका कहना यह है कि आप धरने अपने लीडर्स के लिए कर रही हैं, आवाम के लिए नहीं, और लिहाजा उनका ये ख्याल है कि आवाम आपके साथ इस वजह से नहीं आएगी। दूसरा वो कह रही हैं कि आप ये अपनी जो है केसेस के हवाले से कर रहे हैं क्योंकि मुलाकातों से ये मसला हल नहीं हुआ और अब एजिटेशन से लिहाजा मसला हल करने निकले, ये वो इल्ज़ाम लगा रही हैं। आप क्या कहेंगे?
पुरानी आदत है, ये इल्ज़ाम खान की पार्टी है और जब इल्ज़ाम लगा के फिर उसके बाद डेफेमेशन सूट होते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत का सबसे अनोखा सियासतदान है कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डेफेमेशन केसेस हैं, हद तक के इज्जत के दावे हैं और वो इल्ज़ाम लगा के फारिग हो गए, कहते हैं मेरा इल्ज़ाम लगाना मेरा काम है। बस मैं जो मेन पॉइंट पे आना चाहती हूँ, अफसोस की बात यह है कि ये शायद पीटीआई के ना ट्रेनिंग में शामिल है, हर चीज़ पे झूठ और हर चीज को गलत बयानी की जाए। अब कायदे आजम की स्पीच ही मोहतरमा ने इमरान खान की स्पीच बना दी, अकाउंटेबिलिटी थी फलाना, जरा पढ़ तो लें, बीबी वगैरह आपके पास नहीं है तो मैं भेज देती हूँ। उसके ऊपर उन्होंने हर एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो दिए, उसके अंदर उन्होंने इदारों के बारे में क्या कहा, उस वक्त उन्होंने जमहूरियत के बारे में क्या कहा, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, वो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो इमरान कायदे आज़म की जो है तकरीर वो भी उन्होंने जो है वो फज कर दी है। ये कमाल बात है। अब जुबैर साहब की जो इंटरव्यू है उसको भी वो फज किए चले जा रही हैं। जुबैर साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि मैं अपने तौर पे गया था और यकीनन मेरे लीडर है, मेरी पार्टी है, वहां पर उनके बारे में बात हुई। अब उस मोहतरमा इसको क्या रंग दे रही हैं, अब ये पुराना इनका वतीरा है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहती, बात तल्ख हो जाएगी। लेकिन ये अजीब बात है ना, जुबैर साहब को घंटों लगे ये समझने के लिए कि हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है और आखिर आप टाइम देते हैं तो कुछ जाके मिलता है ना। ऐसे थोड़ी हो जाता है कि वो वाकई वहाँ पे मौसम का हाल पूछने नहीं जाते ना, आटे और दाल का भाव पूछने जाते हैं। सियासी लोगों को जब आप मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो जाहिर है वो पहले ही क्वेश्चनेबल है। इसके ऊपर मैं मजीद आगे इस पे बात करूंगी तो वो थोड़ी सी तल्ख हो जाएगी। अब आ जाते हैं पीएम कहाँ है हमारा। अगर ये भी उन्होंने कहा ना कि स्पेस दी जाती है तो स्पेस ली जाती है। मेरा सवाल यह है कि जीबी पर मीटिंग हो, इमरान खान कहाँ है? क्या ये मीटिंग इमरान खान को नहीं लेनी चाहिए? प्रॉब्लम यह है कि ताजरों से बात करनी हो, मीडिया से बात करनी हो, सियासी जमातों से बात करनी हो, कोई कानून साजी करनी हो। अब फैटफ के ऊपर मोहतरमा बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। फैटफ इन्होंने पास कराया, फैटफ कानून के अंदर इनकी खुद की वो क्या है कंट्रीब्यूशन, इनको भी पता और मुझे भी पता, मेरा मुंह ना खुलवाएं तो बेहतर होगा। और इनका प्रॉब्लम यह है कि हर बात को जो है वो डील, वो एनआरओ नहीं हो सकता। एनआरओ इस मुल्क में मैं कह रही हूं, चूंकि एनआरओ जितने थे ना वो सारे इमरान खान साहब दे चुके हैं, अलीमा बाजी को, अपने आप को, जहांगीर तरीन को, परवेज खटक को, खुसरू बख्तियार को, उस्मान बुजदार को, एंड लिस्ट गोज ऑन। तो ये सारे एनआरओ दिए जा चुके हैं ना, इनसे एनआरओ हमें चाहिए। एनआरओ अब इनको मांगना है अवाम से, जो अपने आटे और चीनी का और उसका हिसाब मांग रहे हैं, उनसे इनको एनआरओ जो है वो लेना है। और कन्फेशन की बात 1 मिनट में जरूर करना चाहती हूँ। यानी मोहतरमा का फिर एक वो मतलब अंदाजा लगाइए कि ट्विस्ट करने की कोशिश, ये प्रोपेगेंडा सेल है। मैं तो पहले कहती हूँ कि पीटीआई या फैन क्लब है या एक प्रोपेगेंडा सेल है और ये अपना काम जो है वो उसी तरह करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो ये है ही नहीं। अब कन्फेशन किया है, वो फलाना हुआ है, कन्फेशन किया था इमरान खान ने वजीर आजम होते हुए। वजीर आजम होने से पहले वाली तकरीरों को तो मैं रेफर ही नहीं कर रही, जहां बैठ के कहा कि अलकायदा बनाई हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, जहां कहा कि उसामा बिन लादेन को हम पाल रहे थे। ये कन्फेशन किया इमरान खान ने जाकर, कन्फेशन किया इमरान खान ने वजीर आजम बन के, जब कहा मोदी अल्लाह करे जीत जाए और बस मसले हल हो जाएंगे। ये होता है कन्फेशन। और इंडिया खुश जो है वो नवाज शरीफ की तकरीर में इतना नहीं हो रहा जितना वो इसमें खुश हो रहा है कि आपने मुल्क का हाल क्या कर दिया। आप पॉजिटिव तरक्की करते हुए मुल्क को माइनस में ले गए हैं, उस पे इंडिया खुश होता है। इंडिया आपकी खारजा पॉलिसी पे खुश होता है कि शाबाश, इस काबिल नहीं हो कि बाकी दुनिया तो दूर की बात है, इस्लामी मुल्क तुम लोगों के साथ खड़े नहीं है। 16 मुल्क ये इकट्ठे नहीं कर सके रेजोल्यूशन फाइल करने के लिए यूएन के अंदर, इस पे खुश होता है इंडिया। लेकिन इनका इन मसाइल से कोई लेना देना नहीं। इनकी ये बेचारे जो है ये कट कॉपी पेस्ट और वो वाली पार्टी है, इनको लगा रहने दे अपने काम पे, इनसे तो बात ही नहीं हो रही। हम तो लार्जेस्ट परस्पेक्टिव की बात कर रहे हैं। अंदलीब साहब देखिए, कुछ सवाल ये उठते हैं कि एक तो आपको हुकूमत वक्त होते हुए, प्राइम मिनिस्टर होते हुए खुद भी ये कंसर्न होना चाहिए कि ताकत का सरचश्मा जो है वो प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामान नहीं है। और अगर ऑपोजिशन के लोगों को कहीं और जाके मिलना पड़ रहा है तो इससे 2 चीज सवाल उठते हैं कि क्या कहीं और मिलने से ये ऐसे फैसले होते हैं जो फिर प्राइम मिनिस्टर को हर्ट कर सकें, जब भी वो जाते होंगे ना वहां। मतलब जो इल्जाम आप ऑपोजिशन पे लगाती हैं तो वो फिर दूसरी तरफ उसका जो अदर साइड ऑफ द कॉइन है वो ये भी तो है कि ताकत का सरचश्मा वो क्यों है, फिर पार्लियामान क्यों नहीं है, पहला सवाल। दूसरी बात ये कि जब कोई सियासतदान मिलने जाता है तो ओथ उसने तो नहीं ली हुई होती कि मैं नहीं मिलूंगा जाके, ओथ तो दूसरी साइड ने ली होती है।
तो आपके ख्याल से ये कंसर्निंग फॉर अ प्राइम मिनिस्टर, फॉर अ गवर्नमेंट, ये नहीं होना चाहिए कि ताकत का सरचश्मा कहीं और है? प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं है, पार्लियामान नहीं है, जो आपका घर है, दैट इज योर हाउस, द पार्लियामेंट इज योर हाउस, एंड पीपल नीड टू गो समवेयर एल्स टू गेट देयर थिंग्स डन। तो ये तो आपके लिए भी बड़ा कंसर्निंग होना चाहिए। बिल्कुल बड़ा कंसर्निंग है, और मैं तो इस पे आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि ये जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये एक रवायत रही है, और उनकी ये पॉलिटिकल हिटमैन कन्फेशन है कि होता ये है कि हमारे पास तो ये आए थे, आपको याद होगा हमने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, हमने कहा जी फैटफ के बिल्स उसमें करेंगे। फैटफ के बिल्स क्यों करने थे? क्योंकि हम ग्रे लिस्ट में थे और इंडिया हमें ब्लैक लिस्ट में धकेल रहा था। ग्रे लिस्ट में किसने डाला? नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने डाला। वो क्यों डले? वो जो रिपोर्ट आई थी उसमें साफ ये बताएं ताकत का चश्मा कहीं और क्यों है, पार्लियामान क्यों नहीं है, ये बताइए, और व्हाई शुड दैट नॉट बी योर कंसर्न? ये तो आपके लिए कंसर्निंग होना चाहिए। जब उन्होंने हमारे पास आए थे ना, हमने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर इन्होंने 34 वो जो चीजें आपको हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी, जिसमें इन्होंने कहा जी कि आप मतलब 1 अरब से नीचे नहीं नैब हाथ लगाएगा, 1992 से पहले के केसेस और बाद के केसेस सारे माफ कर दिए जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा डोमेन निकाल दें, और फैटफ का मतलब ही, फैटफ उठा के देखें आप, वहां लिंक करें, वो मनी लॉन्ड्रिंग लिखा हुआ है वहां, वो बनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है। फैटफ का पहला एम मनी लॉन्ड्रिंग है। तो जब इन्होंने कहा कि जी जब तक आप हमारे ये नैब को दफन नहीं करेंगे ताकि हमारे केसेस ना खत्म हो जाएं, तो हम आपसे नहीं बात करेंगे, ये वॉकआउट कर गए। इन्होंने ब्लैकमेल किया, इनकी ड्रैकोनियन डिटेंशंस को तो खत्म किया जा सकता था, मनी लॉन्ड्रिंग ना खत्म करते। जी, तो मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं खत्म कर सकते थे ना हम। अब उन्होंने क्या कहा, आमला का बिल जो है मनी लॉन्ड्रिंग बिल, वो 2010 का, उन्होंने कहा जी 10 साल आपने इसको लूज रखा है, और इस लूज रखने की वजह से पैसा ब्लैक एंड व्हाइट आपका आता जाता है, वी कांट मॉनिटर इट। और इंटरनेशनली सारी कंट्रीज ने किया है, तो ब्लैक लिस्ट आपने होना तो ठीक है, सैंक्शंस लगा देंगे। पहले इन्होंने ग्रे किया, फिर ये ब्लैक करने की तरफ जा रहे थे, सिर्फ एक वजह से कि आप नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, सबको माफ कर दें। तो हमने नहीं माना। जब हमने नहीं माना तो फिर आपको ये चले गए उधर इदारों के पास। इदारों ने साफ कहा, असद महमूद साहब को, वो जो मीटिंग थी जो पब्लिक हुई मीडिया में, उसमें जब सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने साफ कहा COS ने कि आप लोग, हम नहीं आपको बुलाते, आप हमें बुलाते हैं। जब जुबैर साहब ने ये कहा कि जी हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, और इन्होंने मुझे कहा था कि इस्लामाबाद आओ तो मिलो, DGISPR ने उसको डिनाई किया। उन्होंने कहा जी 2 दफा इन्होंने खुद रिक्वेस्ट। लेकिन अंजलीब साहब, आप ये भी बताएंगी कि फिर दूसरी दफा उनसे मुलाकात क्यों की? अगर वो सियासी बातें करने आते हैं तो दूसरी दफा मुलाकात 3-3 घंटे की फिर क्यों की? किससे? जुबैर साहब ने अगर पहली मुलाकात में सियासी बातें की थी तो दूसरी दफा उन्हें एंटरटेन क्यों किया गया? वो तो आपको बता दिया ना उन्होंने कि जब पहली दफा मुलाकात हुई जो, तो उनको लगा होगा कि भाई अभी गुंजाइश है, वो फिर गए वापस मरियम के पास, फिर दोबारा आए थिंकिंग कि इस दफा NRO मिल जाएगा। वो नहीं मिला। इनकी हिस्ट्री है। तो उनको आने क्यों दिया? अगर पता चल गया था कि वो NRO की बात करने आते हैं, तो फिर 3-3 घंटे उनसे मुलाकात क्यों की जा रही थी? मैं तो यही पूछ रही हूँ। आप जुबैर साहब से पूछें जो छुपे हुए हैं, पूछिए। जुबैर साहब तो 3 घंटे एंटरटेन कर रहे थे जुबैर साहब को। जुबैर साहब को कोई एंटरटेन अगर 3 घंटे करेगा तो आप, मतलब मुझे तो ये कुछ दोस्ती लग रही। 3 घंटे बैठता है किसी के साथ। बहरहाल देखें, अब वो अपनी जगह है। दोस्तों को डिनाई शेख रशीद ने किया है, DGISPR ने नहीं किया। पहली बात है, DGISPR ने इस पर कमेंट नहीं किया। अच्छा अंजलीब साहब, मैं आपसे ही शुरू करूँ, ब्रेक लेंगे, हमारा लास्ट सेगमेंट है, आपसे ही मैं शुरू करूंगा। दैट इज माय वर्ड टू यू। तो ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आके अंजलीब अब्बास साहिबा की ही बात से शुरू करेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अंदलीब साहबा, अब मैं थोड़ा एपीसी की तरफ जाना चाह रहा हूं, बट आप अपना जवाब कंप्लीट कर लें। आपसे यही पूछा गया था कि ताकत का सरचश्मा जो है वो पार्लियामान के अलावा कोई जगह क्यों है, और लोग वहां पर क्यों जाते हैं। जाहिर है कि वहां से कुछ उन्हें मिलता होगा तो जाते हैं, तो ये वो जगह तो पार्लियामान होनी चाहिए। तो आप इस पे जवाब दे रही थी, प्लीज कंटिन्यू। जी, क्योंकि एक अज़मा बुखारी साहिबा ने कायद आज़म के ऊपर, उनकी स्पीच के ऊपर ये कहा था कि जो मैंने कहा है करप्शन का, कायद आज़म ने वो स्पीच नहीं की। मैं आपको कोट करके बताती हूँ, क्योंकि कायद आज़म के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि उन्होंने करप्शन की बात नहीं की, और अपनी पहली स्पीच में, क्योंकि मैंने कोट की थी पहली स्पीच, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। The second thing that occurs to me is this: one of the biggest curses which India is suffering, I think our condition is much worse than everybody else, is bribery and corruption. ये लिखा हुआ है, ये चौथे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग लिखी है, उसके बाद नेपोटिज्म लिखी है। ये पहली स्पीच में उन्होंने कहा था कि नेशनल असेंबली का, और नेशनल असेंबली का 11 अगस्त का है, कि अगर आपने करप्शन और नेपोटिज्म ना कंट्रोल की, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, जिन्ना साहब ने, कायद आज़म ने ये कहा था। अब आप मुझे ये बता दें कि जो रेवोल्यूशन की है JUIF के लीडर ने, कि नवाज शरीफ साहब को रोकने के हवाले से जो है कंस्पिरेसी थी, और उनको रोकने में मुदाखलत ना करने के लिए उनको कहा गया था, इसको किस तरह देखती हैं? देखिए, इट्स सो सैड। अब मैं लीडरशिप की एक एनालिस्ट भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ। हिस्ट्री में मैंने शायद ही कोई ऐसे लीडर देखे हों। देखिए, लीडर क्या कहता है? कहता है मैं सबसे आगे आऊंगा। एक लीडर लंदन बैठ के हवाओं में, फिजाओं में घूमता घामता, साथ साथ ऐसा लीडर, उसको क्या रोकना है आपने? वो लीडर तो वहां बैठा हुआ है। उस लीडर ने तो वहां रेस्टोरेंट्स में जाके कॉफियां पी के वो यहाँ कह रहा है मैं यहाँ बैठूंगा, तुम अपने आप को, अपने वर्कर्स को कह रहा है कि आगे आके तो तुम सारा लड़ाई करो और तुम सारी प्रोटेस्ट करो। लीडर होता है जो सबसे सामने आता है, भाग नहीं जाता लीडर। मरियम देखे 1 साल चुप रही, उसके बाद बोलना शुरू हुई। क्यों? क्योंकि 1 साल वो निगोशिएट कर रही थी। शायद उसको उम्मीद थी कि हम मान जाएं या कोई और मान जाए, नहीं माने। आज इल्ताफ हुसैन के मॉडल पे वहां बैठ के वर्कर्स को आगे करके ये कह रहे हैं, कल इनका हाल भी इल्ताफ हुसैन जैसा होगा। इल्ताफ हुसैन के अपने वर्कर्स ने उस पर केस कर दिया, तो ये हाल जरूर होगा इनका। तो इनको क्या रोकना है? वो तो खुद रुके हुए हैं। वो मिन्नतें कर रहे हैं, जी मेरा ऑपरेशन नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं आऊंगा वापस। प्रोग्राम खत्म हो जाए तो किसी और को भी मौका दे दें। उनकी सेहत। अच्छा, अज़मा साहिबा को प्लीज रिस्पॉन्ड करने का मौका दें। अंदलीब साहिबा, आपको मौका मिला था, अब मैंने कोशिश की मैं इंटरप्ट ना भी करूं, तो अब लेट हर रिस्पॉन्ड। जी अज़मा साहिबा। हैदर, आपको क्यों समझ नहीं आ रही? आपको 2 साल से समझा तो रहे हैं बार बार कि इनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता, इन बेचारों को बुरा लगता है, तो आप लोग ये ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेते कि इनसे सवाल नहीं पूछना? ये को बहुत ही बड़े बादशाह सलामत हैं, और ये जो है वो बस इनके सामने हाथ बांध के सारी दुनिया खड़ी हो जाए। अब की है कायदे आज़म की तकरीर की सही बात, और एक सिर्फ पैराग्राफ की, बाकी पैराग्राफ कन्वीनियंटली अंदलीब साहिबा जो हैं उन्होंने पढ़े ही नहीं। जहां पर अकल की बात थी वो उनको पढ़ी नहीं जाती। और फिर ये कि ये भी मतलब इनकी बड़ी मेहरबानी है, इन्होंने ये नहीं कह दिया कि कायदे आज़म ने तकरीर नवाज शरीफ के बारे में की थी। बड़ी मेहरबानी है, एहसान है इनका, वरना ये भी कह सकती थी हम क्या बिगाड़ लेते इनके जैसे ये पहले करते फिर रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि मुझे हैरत यह है कि ज़ुबैर साहब जो हैं उनको 2 मीटिंग्स में 3 घंटे ये बताया जाता रहा कि सियासत से ताल्लुक नहीं होता, और ज़ुबैर साहब को ये बात समझ ही नहीं आई। मैं ज़ुबैर साहब को इतना कुन ज़हन तो ऐसे समझती नहीं थी कि उनको इतना टाइम लगा ये बात समझने में कि उनका सियासत से ताल्लुक नहीं होता। इनसे ये जो है ना, ये दूसरों पे बात करने से पहले ना ज़रा थोड़ा सा अपना जो माजी है ना वो याद कर लिया करें। ये जो कुछ हुआ है ना इस मुल्क में, पहले भी यकीनन हुकूमतों के तोड़ जोड़ में और उनमें मुदाखलत होती थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ने में, पैट्रियट बनाने में, क्यू लीग बनाने में, ये तमाम चीज़ें होती थी। लेकिन जो 2018 में खुल खुला के हुआ है ना, ये पाकिस्तान की तारीख, दुनिया की तारीख में नहीं हुआ। जिस तरह से RTS बंद करके, दरवाजे बंद करके जो कुछ हुआ, जो काउंसलर नहीं हो सकते थे वो इस वक्त वफाकी वजीर है। मजे की बात है, कराची से तो नाम ले, जो लोकल बॉडीज का आपको पता होगा, लोकल बॉडीज में अली हैदर जैदी साहब, वो अपने वाडा साहब चेयरमैन इलेक्शन हार गए थे।
और माजरत मेरे पास थोड़ा है, आरटीएस ने उनको वफाकी वजीर बना दिया। इसी पे जाना है तरह जो अज़मा, माजरत मुझे वक्त थोड़ा है, आखिरी टॉपिक पे जाना है। आपके ख्याल से मुझे ये बता दें, आपके ख्याल से जब पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत है, जबकि सेनेट में उनके पास अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, उनका एजेंडा आपसे नहीं मिलता, आप जनरल इलेक्शंस चाहती हैं, वो सिर्फ जो है इन हाउस चेंज या स्पीकर को हटाना और इस तरह की बातें करते हैं, रेजिग्नेशन से वो बिल्कुल इनकारी हैं। मौलाना फजल रहमान तो जाहिर है अगर खान साहब पख्तूनख्वा में छाए रहे तो वो उनकी सियासत खत्म है, वो तो किसी भी एक्सट्रीम पे जाने को तैयार हैं। तो ये तीनों पार्टीज एक पेज पे हैं भी कि आगे ये एपीसी का एजेंडा इंप्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी और आप में बहुत बड़ा मुझे तजाद यहाँ नजर आता है। ना वो रेजिग्नेशन चाहेंगे, ना वो धरने चाहेंगे। धरनों में अलामती अगर उन्होंने सपोर्ट दे भी दी तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा वो नंबर्स के साथ आएंगे। मेरा बहरहाल ये असेसमेंट है, आप किस तरह देखती हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हैदर, क्योंकि इस दफ़ा की जो एपीसी है वो मीनिंगफुल थी और उसके ऊपर तमाम चार्टर के ऊपर बहुत लंबी बहस भी हुई है और बहस होने के बाद जो है वो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें जो है वो अपना गोल हमने सेट किया है, हमें कैसे करना है, उस पर क्या क्या तरीकाकार इख्तियार करने हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डिसाइड करते चले जाएंगे। तो और आगे अच्छा नहीं है पीपल्स पार्टी का। लेकिन लास्ट वर्ड आगे नहीं बढ़ेंगे जिस तरह इमरान खान साहब, एक मिनट हैदर, हम उस तरह वो बहादुर इमरान खान की तरह आगे नहीं बढ़ेंगे और ताहिरुल कादरी की तरह कि जिसमें जो है वो औरतें और बच्चे आगे थे और बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे गोदियों में औरतों के आगे आगे थे, खुद कंटेनर पे सारे पीछे थे। और मुशर्रफ के दौर में जब पुलिस आई थी तो मौसूफ जो है भलांग गए थे, दीवार गए थे। ये इतने बहादुर हैं कि तकरीर करने के लिए भी अपोजिशन की गैर मौजूदगी चाहिए होती है गरीबों को। इतने गरीब और बहादुर हैं कि अपोजिशन ना हो तो दो लफ्ज बोलने का मतलब बोल नहीं पाएंगे। धरने करने का तो आपको आता है, आप धरना सहना भी पड़ेगा, क्या किस तरह करेंगी? लास्ट वर्ड फ्रॉम अंदलीब साहब जी। आशा कहती हूँ कि चले अब 30 साल में एक दफा मीनार पाकिस्तानी भर दें। मतलब वो खुद कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ के 100 बंदा नहीं इन पे आता। इन्होंने पिछली दफा मौलाना फजलुर रहमान के कंधे पे रख के मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बंदे नहीं दिए इन्होंने, उन हमें बड़े बंदे थे वैसे। और अब भी मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर सारे डिपेंड कर रहे हैं, तो इनको बिल्कुल आना चाहिए, हम वेलकम करते हैं। मैंने तो कहा कि आए। तो ठीक है, आप समझती हैं कि लोग नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया अब्बास साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहिबा। इस सेगमेंट के हवाले से नाज़रीन कुछ कहना चाहें तो मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप कह सकते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो हुकूमत की कारकर्दगी रही है ये पायलट्स के इशू के हवाले से, और उस हवाले से खासकर जो फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया है पब्लिक का कॉन्फिडेंस एविएशन इंडस्ट्री में रिस्टोर करने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हुकूमत की कारकर्दगी की जहाँ तक बात होती है तो मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि जिस तरह से PIA और पायलट्स के इशू को हुकूमत ने हैंडल किया, उसके आफ्टरमाथ में खासी बदनामी हुई PIA की और पायलट्स की, और बैनुल-अक़वामी तौर पे नुकसान उठाया एयरलाइन ने और जाहिर है कि उनके पायलट्स ने भी। अब कुछ समझ ये आ रही है कि पायलट्स के हवाले से जो खबर थी और जिसके हवाले से फिर आगे जांच पड़ताल करके इन्वेस्टिगेशन करके एक्शन लेना था, तो वो अब जो है क्योंकि वो सही तरह नहीं हो सका, तो अब हुकूमत का ये कहना है कि एयरलाइंस ने गलत इन्फॉर्मेशन दी और निजी एयरलाइंस जो हैं उन्होंने पायलट्स की क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए ये सारा अमल आगे सही तरह नहीं चल पाया है और खामखा में जो है ये इशू जो है वो एयरलाइंस की वजह से ख़राब हुआ है। हमें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो इस स्टोरी को फॉलो करते आए हैं ताहिर इमरान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिर इमरान साहब, पहले तो ज़रा बताइएगा सर कि जो जिस तरह से लीड अप होके हम यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद आप किसको कसूरवार ठहराते हैं कि अभी तक जो है वो अवाम के और पाकिस्तानी पब्लिक जो इस्तेमाल करती होगी एयरलाइंस को, उनके हक में अभी तक जो है पेशरफ्त पूरी तरह क्यों नहीं हो पाई है कि वो अपने आप को महफूज समझ सकें और पाकिस्तान का नाम भी जो है वो ख़राब ना हो? जी, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि अब तक सूरत हाल कहाँ तक पहुंची है,
और दूसरा ये है कि क्या पाकिस्तानी अवाम का एतमाद जो है वो बहाल हुआ है और पाकिस्तानी अवाम क्या पुरएतमाद हैं PIA पर सफ़र करने के लिए या बाकी एयरलाइंस पर सफ़र करने के लिए। तो जो लाइसेंसिंग का मामला है, नाम नेहाद मशकूक, मुश्तबा, जाली, आप डिपेंड करता है कि हुकूमत की किस तारीख की, किस बंदे की स्टेटमेंट देखते हैं। लेकिन इस मामले में अब तक तकरीबन 5 की स्टेटमेंट्स हुकूमत की आ चुकी हैं। वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी जो है गुलाम सरवर खान, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि जाली लाइसेंस हैं, मशकूक लाइसेंसेस हैं, डमी कैंडिडेट्स ने दिए हैं। 2 दिन के बाद उन्होंने बैक ट्रैक किया और कहा कि जी सारे सस्पेक्ट्स हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी फोरेंसिक ऑडिट के नतीजे में ये एस्टैब्लिश हुआ है। और उसके बाद फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब दाखिल करवाया। ओमान की सिविल एविएशन को खत लिखा, उसमें कहा कि जी सारे पायलट के लाइसेंसेस असली हैं, ठीक हैं। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि जी हमारे डेटाबेस में, IT सिस्टम में प्रॉब्लम्स थे और इन वजूहात की वजह से लोगों ने लाइसेंसेस जाली जो है वो उनमें गड़बड़ की है। अब ये खत जो लेटेस्ट है खालिद महमूद साहब की तरफ से है, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं लाइसेंसिंग के। इस सारे मामले को जो पहले दिन से देखते आ रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे वो साहब हैं जिन्होंने वो फहरिस्त जो है वो तैयार की थी 262 पायलट्स की, जो गुलाम सरवर ने जिसका जिक्र किया। और यही वो साहब अब एयरलाइंस को वजाहत दे रहे हैं। इस खत का उन्वान ये है क्लैरिफिकेशन। तो उसमें वो कह रहे हैं कि जी हमें आप लोगों ने चूंकि डेटा गलत दिया था, तो इस वजह से हम जो हैं वो बुनियादी तौर पे मुगालतों में पड़ गए और हम लोगों से गलतियां हुई और ये हुआ और वो हुआ। और 30 पायलट्स की फहरिस्त उन्होंने साथ खत के लगाई। इस पे आपकी क्या वर्किंग और इन्वेस्टिगेशन है सर? ये कहने में हक बजाने में मिनिस्टर साहब? देखें, मिनिस्टर साहब को तो अब जो उनका अपना डिपार्टमेंट है हवाबाजी की वजारत और जो सिविल एविएशन है वो भी बैक नहीं करती। मेरी अब से कुछ देर पहले 2 सिविल एविएशन के और वजारत हवाबाजी के लोगों से बात हुई और उन दोनों ने कहा कि वफाकी वजीर के बयान के बारे में अब हम क्या कह सकते हैं, यानी कि उसके बारे में एक पूरा बड़ा सवाल है कि क्यों वो बयान दिया गया। और उनका ये कहना है कि सिविल एविएशन का कभी भी ये प्लान नहीं था जिस तरीके से वफाकी वजीर ने इसको सियासी रंग दिया, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस मकसद को इस्तेमाल किया और इसको एक स्कैंडल की शक्ल दी, जबकि एक मामला डिसिप्लिनरी नॉर्मल सिविल एविएशन के प्रोसीजर्स का था जिसको हम अंदर बैठ के जिस तरह अब हमने हल किया है इस तरह हमने उसको हल करना था। उससे आप सियासत भी समझते हैं, आपके ख्याल से जो एक इशू अब थोड़ा बैक बर्नर पे चला गया था उसको इस तरह से मतलब आ बैल मुझे मार वाली तरीके से मिनिस्टर साहब ने अपने सर अपने कानों फिर ले लिया, इसमें क्या सियासत समझें आप? और ये सियासी इस सारे इशू को क्यों बनाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता अगर प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने PIA का ये बुरा हाल किया है, क्या वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं PML नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के हवाले से? देखिए, अगर वफाकी वजीर गुलाम सरवर की अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पार्लियामेंट में ये सारा साबिका हुकूमतों के ऊपर डाला था। लेकिन अगर आप दुनिया न्यूज पे कामरान खान के साथ जो इमरान खान का इंटरव्यू है, वजीर आजम इमरान खान का, उसमें बात करें तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो क्लियर चॉइसेस थी। यानी अगर मैं अल्फाज पढ़ूं वजीर आजम के, तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम इस पे बैठे रहते क्या, ये इतनी बड़ी बात थी तो हम इसको हैंडल बेहतर तरीके से कर सकते थे। लेकिन मैंने इन लोगों से कहा था, इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने इन लोगों से कहा था हवाबाजी वालों से कि इस मामले को डेलिकेट तरीके से हल करें, इसके अंदर इसको यानी कि मीडिया के अंदर जिसकी प्रेजेंटेशन है वो बेहतर होनी चाहिए थी। डेलिकेसी नहीं दिखा रहे सर, मिनिस्टर साहब की तरफ से तो बिल्कुल डेलिकेट तरीके से नहीं हल किया जा रहा है इसको, तो हम क्या समझें फिर उनकी कारकर्दगी के हवाले से? तो मैं यही समझता हूं कि अगर आप मुझसे कंक्लूसिवली पूछते हैं तो मैं समझता हूं मैं खुल के लिख चुका हूं इसके ऊपर और मैं कहता हूं कि वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान एक इनकॉम्पिटेंट आदमी है, माजरत के साथ आई एम यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि एक शख्स की इनकॉम्पिटेंसी इस बात से होती है कि वो जब एक सियासी बयान एक पार्लियामेंट में जाके देने के लिए जाता है तो उसको छानता है, फटकता है, प्रोसीजर्स को फॉलो करता है, लोगों से पूछता है कि मैं ये बयान देने जा रहा हूं, इसके ऊपर क्या तुम लोगों ने रूल्स अपने को फॉलो किया है, रेगुलेशंस को फॉलो किया है, शो कॉज नोटिस जारी किए हैं, इंक्वायरी कहां तक पहुंची है। यानी आपने बाजार में जाके देख जो हंडिया जो है वो फोड़ दी और बाद में आप पूछ रहे हैं कि जी अब वफाकी वजीर साहब पूछते फिर रहे हैं कि वो लिस्ट मुझे किसने दी थी। यानी वो 262 वाली लिस्ट जो है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, जिन लोगों ने वो लिस्ट बनाई थी वो लोग भी जा चुके हैं। इमरान साहब, आपने मिनिस्टर की कारकर्दगी पे तो जजमेंट दे दी, वो इनकॉम्पिटेंट है। अब बताइए कि जो आवाम है फिर इस तरह के इनकॉम्पिटेंट फेडरल मिनिस्टर के अंडर जिस तरह से एविएशन इंडस्ट्री चल रही है, एतमाद किधर खड़ा है सर इस वक्त आवाम का अपनी एयरलाइन इंडस्ट्री के हवाले से?
मैं आपसे माजरत से पूछना चाहूंगा, क्या हमारी एविएशन इंडस्ट्री चल रही है? 2-4 फ्लाइट्स डोमेस्टिक पे चलती हैं, कोई 4-5 मुल्कों को पीआईए जाती है और एयर ब्लू जाती है। सरीन ने इतना बड़ा जहाज मंगवाया है, लेकिन वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं चला पा रही, उसको कराची लाहौर के दरमियान, इस्लामाबाद के दरमियान में चला रहे हैं वो। एविएशन इंडस्ट्री का तो बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने। माजरत के साथ इस वक्त पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री बिस्तरे मर्ग पे पड़ी हुई है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। यानी अभी चंद दिन पहले इकाओ के जाली खत के ऊपर हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है इमरान साहब, वो बड़ा क्लियरली इंडिकेट करती है कि इस वक्त जो है वो हमारी मईशत भी फिर किधर जा रही है, क्योंकि तिजारत के लिए ट्रैवलिंग जो है वो बड़ी अहम होती है। लोग जो है वो जब ट्रैवल नहीं कर रहे विद इन पाकिस्तान, या उन्हें एतमाद उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, और एविएशन इंडस्ट्री हमारी मईशत को जिस तरह से सपोर्ट उसे करना चाहिए नहीं कर पा रही, तो ये तो मईशत के लिए भी कोई खुशाइन बात नहीं है। देखिए, ऑफ कोर्स डॉलर पैरिटी, डॉलर रुपए का जो फर्क है वो, दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स, लेकिन कनाडा से आने वाला पाकिस्तानी, यूके से आने वाला पाकिस्तानी, यूरोप से आने वाला पाकिस्तानी कुछ ना कुछ इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा था, पीआईए को दे रहा था। पीआईए कम से कम अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कवर कर रही थी। चलो कर्जे शर्जे आप टैक्स पेयर्स के पैसों से दे रहे हैं, आपने वो दुकान भी बंद कर दी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका याजा का बैन मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में लिफ्ट होता नजर आ रहा है, और इवेंचुअली जो हालात होंगे वो सिर्फ पीआईए के लोग देखते हैं। अगर सरीन कल को यूरोप जाना चाहती है, अमेरिका जाना चाहती है, वो नहीं जा सकती, एयर ब्लू नहीं जा सकती। और दूसरे नंबर पे जो लीजिंग कंपनियां जो जहाज लीज देती हैं, दूसरी चीजें लीज देती हैं, वो ज्यादा पैसे मांगेगी। इन कंक्लूजन जिस तरह से एक जो है वो एतमाद पाकिस्तान की पब्लिक का बहाल होना था एविएशन सेक्टर में, वो नहीं हो पाया है, और हमारे फेडरल मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी इनकॉम्पिटेंस इसमें फ्रंट एंड सेंटर है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर इमरान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने आज का शो देखा। अगर हमारे शो के आप कुछ कहना चाहें तो मेरे या मोहित जाफरी साहब के ट्विटर अकाउंट पे आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले जुम्मे की शाम 7:05 पे फिर मिलेंगे।